बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दो तरह के केसेस चल रहे थे। एक तकनीकी बुनियादों पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले दिन से ये बात कर रहे थे वकास साहब, और अब जो है वो जो फैसला आया वो 2-1 से ही ऑब्वियसली वो आया है। अब इस केस में अटॉर्नी जनरल, अभी हम कुछ ही देर पहले हमने खबर दी कि वो नजर सानी के लिए जा रहे हैं। ये जो फैसला ख़त्म किया गया है, जो कलअदम करार दी गई हैं, ये फैसला किन बुनियादों पर ख़त्म हुआ है जो अभी तक केस सामने आया आपकी नज़र में? देखें, जो मंसूर अली शाह साहब के जहाँ तक इख्तिलाफी नोट की बात है और जो उन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया, सबसे पहले ये चीज़ के बुनियादी हकूक़ के हवाले से पॉइंट रेज किया गया। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसको आज ही जो हमारे आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फायदी साहब, उन्होंने 18 सितंबर को उसके लिए रख लिया है और बेंच भी इस पर कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ताकि सबसे पहले ये जो आईनी और कानूनी नुक्ता है ये इतराज़ खत्म कर लिया जाए कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का सो मोटो एक्शन लेने का इख्तियार है, जो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। क्योंकि इस हवाले से सबसे बड़ा एतराज़ जो कि उमर अता बंदयाल साहब पे उठाया जाता था, जितनी भी पीडीएम की जमातें थी, वो एक वैलिड और एक बड़ा फंडामेंटल ऑब्जेक्शन था जो रेज किया जाता था कि आपके पास जो आर्बिट्री पावर्स हैं उनको आप अनलिमिटेड तरीके से या अनरिस्ट्रेक्टेड तरीके से एक्सरसाइज ना करें। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे उनको भी डिफरेंट बेंचेस जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस देख रहे थे, जिसमें इलेक्शन की डेट के हवाले से एक फैसला था, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फैसला था, जिसमें हमने 3-4 हफ्ते पहले एक फैसला देखा जिसमें रिव्यू एंड जजमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस साहब क्या करते थे कि तमाम सीनियर जजेस को नेगेट करते हुए, इग्नोर करते हुए अपनी मर्जी का बेंच बनाते थे। अगर आपको डिस्क्रिशनरी पावर्स भी आइन में जहां पे दी जाती हैं, उसको आप इस तरीके से आर्बिट्री यूज करें या अनरिस्ट्रेन्ड तरीके से या अनकंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करें। और खास तौर पर वो केस जिसमें इनके ऊपर भी एतराज उठा दिया गया था कि आपके उस दामन का नाम भी इसमें आ रहा है, तो आप काइंडली, क्योंकि नो वन कैन बी जज इन रोज कार, इस मैक्सिमम पे या लीगल प्रिंसिपल पे आप एक्ट पान करते हुए खुद को इस बैंक से अलग कर लें, आप एक्यूज कर लें। तो लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला, इस फैसले के बाद वो जो हम गुज़िश्ता 3-4 दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, शायद आज तमाम तर लोग जो हैं वो एक ही लेवल पे चले गए। और 7 दिन के अंदर क्या होगा, मैं ये समझता हूं कि जब रिव्यू पिटीशन को जो इस केस के ऊपर दोबारा से नजरसानी की जाएगी, जस्टिस काजी फायद ईसा जो है इसको देखेंगे और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, शायद ये फैसला जो है वो डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। क्योंकि 3-4 इसके अंदर नुक्ते बड़े बुनियादी हैं। इसमें एक नुक्ते पे मैं मदरसा जरूर बात करूंगा, फिर आप तगारी साहब की तरफ बढ़िए। वो ये नुक्ता कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ था विच वाज लाइंग ऑन द शोल्डर ऑफ एक्यूज पर्सन, वो अब नैब पे डाल दिया गया था। और नैब के पास मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर या इंटेरोगेशन के अंदर इतनी क्वालिटेटिव टीम है जो वाइट कॉलर क्राइम को ट्रेस कर सकती है। और अल्टीमेटली माजी के जितने भी डिसीजन थे वो एक्यूज पर्सन से पूछा जाता था कि आप रसीदें दें, आप एविडेंसेस दें, ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं आप इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट को जो है बताएं। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब जो है वो तमाम तर चीजें प्रूव करने से कासिर है। अगर आपने ये सारी चीजें नैब के कंधे पर डालनी है तो उसको स्ट्रेंथन करें, इन्वेस्टिगेशन क्वालिटेटिव का जो म्यार है वो क्वालिटेटिव बनाए, उसका क्राइटेरिया सेट करें, फिर जाके आप जो है ये सारे के सारे मेगा मनी करप्शन केसेस है इसको आप डील कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। तो कुछ तकनीकी मामलात और कुछ बहुत ही अहम पॉइंट थे जिसमें उस वक्त भी एतराज किया जा रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।